नमस्कार। देखिएगा, क्लास 12th अकाउंटेंसी। आज हम इस क्लास के माध्यम से उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जिसके लिए जो चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी है और अभी इन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः ये क्लास उन बच्चों के लिए थोड़ी-सी महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है जिन्होंने जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। देखिए, इस वैश्विक महामारी के कारण हमारे जो एग्ज़ाम आगे के पोस्टपोन्ड हुए हैं, नो डाउट ज़रूरी एग्ज़ाम होंगे और इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के प्रति हमने अपना सिलेबस एक बार, दो बार बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर लिया है और इस सिलेबस को लेकर कुछ ऐसे प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, जिनको आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है। अभी जो हमारी एग्ज़ाम 6 मई से होने वाले थे, बट नहीं हो रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टे अच्छी बात है, हमें काफ़ी समय मिल रहा है इस चीज़ को और अच्छे ढंग से क्रिएट करने के लिए और हम आपसे एक बार पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जुड़ चुके हैं और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम उस सिलेबस के अंदर से जो क्राइटेरिया है, इस बार का बोर्ड पैटर्न का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को बेस रखते हुए, उस पैटर्न को बेस रखते हुए हम थोड़ी सी एक नए सिरे से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यू को लेकर। इस बार बोर्ड पैटर्न के अंदर हमारे पास कुछ एमसीक्यू आएंगे, 10 प्रश्न हमारे पास एमसीक्यू रहते हैं। तो जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी एमसीक्यू को लेकर, उसके अंदर हमें सबसे पहला काम एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी प्रश्न दिया हुआ है, उसमें से 4 ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करना होता है, एक का चुनाव करना होता है। देखिए बेटा, पहली पॉइंट हमारे सामने ये रहता है कि हमारा आंसर उस प्रश्न में दे रखा होता है। हमें केवल उसे पहचानना होगा और वो कब पहचान कर पाओगे? उसे आप पहचानो कब? जब आप उसका कंटेंट नॉलेज जानते होंगे, आप उसके बारे में जानते होंगे। तो हमारे जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले हम आज की इस क्लास के अंदर हम एमसीक्यू को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप को लेकर। पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में से कौन-कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं? क्या-क्या एमसीक्यू बन सकते हैं? उन पर थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न, मैक्सिमम एंड मिनिमम पार्टनर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम बना सकते हैं कि एक साझेदारी फर्म में कम से कम कितने साझेदार होते हैं? एक साझेदारी फर्म में अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं? तो पार्टनरशिप के जो नंबर ऑफ पार्टनर के बेस पर हम प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है पार्टनरशिप एक्ट को लेकर कि पार्टनरशिप एक्ट कब पारित हुआ या साझेदारी पर कौन सा अधिनियम लागू होता है, उससे रिलेटेड अपना प्रश्न बन सकता है। उसके बाद में हम सबसे पहले फंडामेंटल को ही देख रहे हैं। जैसे अपना पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल के चैप्टर के अंदर से जैसे हम प्रश्न थोड़ा-सा आप कोशिश कीजिएगा, एक नोटबुक रखिए जिस पे मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ उसे नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न है साझेदारी के प्रकार सॉरी हाँ, साझेदारी के प्रकार कितने हो सकते हैं? साझेदार के प्रकार कितने होते हैं? उसके अलावा हम बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स को लेकर, एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने पार्टनर होंगे? मैक्सिमम कितने पार्टनर होंगे? पार्टनरशिप फॉर्म पर कौन सा या पार्टनरशिप पर कौन सा एक्ट लागू होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। जैसे हम आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप डीड, हिंदी में कहेंगे इसको साझेदारी संलेख। देखिए, साझेदारी संलेख आखिर होता क्या है, किसे कहेंगे साझेदारी संलेख और पार्टनरशिप में इसे क्यों बनाया जाता है? वैसे तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि इसमें ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती है। चलिए, यदि एमसीक्यू का प्रश्न देखा जाए तो पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड एमसीक्यू में भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन वो कौन से होंगे उसे समझने के बाद पता करते हैं। सेकंड ऑप्शन, इससे रिलेटेड यदि वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न बनता है, यदि 1 नंबर का प्रश्न बनता है, तो इसका सामान्य अर्थ पूछा जा सकता है कि साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? तो जिसका हम मीनिंग जानते हैं कि साझेदारों के मध्य एक लिखित समझौता, जो पार्टनर्स हैं हमारे पास,
उनके बीच एक रिटन एग्रीमेंट होता है, लिखित समझौता होता है कि ए और बी, मान लेते हैं अपने पास दो पार्टनर हैं ए और बी, जब ये दोनों अपना पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करेंगे तब एक लीगल एग्रीमेंट किया जाता है, आपस में दोनों बैठकर बात करेंगे कि आप कितना पैसा लगाओगे, मैं कितना लगाऊंगा, अपना बिजनेस कैसे रन करेगा, क्या पर्पज रहेगा, क्या उसका ऑब्जेक्ट रहेगा। बहुत सारे पॉइंट होते हैं, केवल एक दो पॉइंट नहीं है, टोटल 20 से 22 पॉइंट है जिस पर पार्टनरशिप डीड में डिस्कस किया जाता है और उसे एक लिखित रूप दिया जाता है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि साझेदारी संलेख कहते किसे हैं। साझेदारी संलेख से तात्पर्य ये रहता है कि साझेदारों के मध्य एक लिखित समझौता साझेदारी संलेख कहलाता है। अब प्रश्न आता है हमारे पास में कि साझेदारी संलेख में ऐसा क्या किया जाता है। तो कुछ मेजर पॉइंट है जो हम आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले फर्म का नाम लिखा जाएगा, हमें फर्म का नाम डिसाइड करना है। उसके बाद अपने साझेदारों का विवरण देना है कि कौन कौन से पार्टनर है, उनका क्या जैसे कौन कहाँ कौन सा रहने वाला है, मतलब बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है। पार्टनर्स रेमोनरेशन से रिलेटेड पॉइंट लिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल होगी, मतलब ओवरऑल टोटली हमारे पास 20 से 22 पॉइंट हैं जिन्हें आप अपनी बुक के माध्यम से एक बार देखकर समझ सकते हैं। इस टॉपिक को लेकर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि इसके अंतर्गत जब हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि सर पार्टनरशिप डीड बना तो दी जब तो ठीक है, लेकिन नहीं बनाई है उस समय क्या प्रॉब्लम है। और प्रश्न वहीं से बनने के चांसेस रहते हैं कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड एब्सेंस देन व्हाट इज द प्रोविजन इज एप्लीकेबल ऑन द पार्टनरशिप फॉर्म। जब एक पार्टनरशिप फॉर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, देखिए कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि पार्टनर्स के बीच का इंटर रिलेशन ऐसा होता है कि वो ना नहीं बनाना चाहते हैं। यार ठीक है, सब मिलने वाले हैं, इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको एक लीगल एग्रीमेंट कर लिया जाए। नहीं बनाया, नहीं बनाया कोई, क्योंकि ये देखो ज़रूरी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बनाना ही बनाना है, वो ऐच्छिक है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। तो जब हमने नहीं बनाया है, प्रश्न ये हमारे सामने आता है कि हमने तो पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, उस समय इन पॉइंटों पर क्या होगा। यदि किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है, कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उस समय पार्टनर्स के पास क्या ऑप्शन रहता है। तो जैसे ही आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, उस टाइम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रोविजन लगते हैं। पहली बात, पार्टनरशिप पर एक एक्ट बना हुआ है भारत में, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस आप अपने पार्टनरशिप फॉर्म पर अप्लाई करोगे और वो प्रोविजंस क्या क्या है उन पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज इक्वली शेयर करना होगा, लाभ हानि बराबर बांटना होगा। तो जैसे प्रश्न बन जाता है, प्रश्न इससे रिलेटेड एमसीक्यू बन सकता है, वेरी शॉर्ट टाइप बन सकता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि बांटा जाता है। एमसीक्यू में अपना प्रश्न बन गया कि पार्टनरशिप या साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि बांटा जाता है। जैसे ऑप्शन में दे दिया पूंजी अनुपात में, बराबर में, या कोई दूसरे दो रेशियो दे दिए हैं। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट देन प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इन इक्वली। जितने पार्टनर्स होंगे उन सब में बराबर बांटा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, नोबडी रेम्यूनरेशन प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर को कोई रेमोनरेशन प्रोवाइड नहीं होगा। रेमोनरेशन का मतलब ना तो उसे सैलरी देनी है, ना उसे कमीशन देना है, ना बोनस देना है, किसी प्रकार का कोई रेमोनरेशन नहीं दिया जाता है। जब एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स एब्सेंस सॉरी ये पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, उस समय आपको किसी पार्टनर को कोई रेमोनरेशन नहीं देना है। नेक्स्ट, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, पूंजी पर ब्याज आपको नहीं देना है, और ना ही आहरण पर ब्याज वसूल करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता और ना ही आहरण पर ब्याज वसूल किया जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि न तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रियलाइज करना है, दोनों नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा और ना ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रियलाइज करना है। तो वी हैव ऑलरेडी 3 पॉइंट डिस्कस्ड। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस इज
equally shared. Second, nobody remuneration provided to any partners, and third is no provide to interest on drawing, sorry interest on capital and not realized to interest on drawing. किसी प्रकार का पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, न वसूल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, लेकिन यदि किसी पार्टनर ने लोन दिया है साझेदारी ऋण पर याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूं, साझेदारी ऋण पर साझेदारों को 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। जैसे ही आपके पार्टनर्स कोई लोन दे देते हैं, कैपिटल के अलावा यदि किसी प्रकार का लोन दिया है तो लोन पर आपको 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना होगा, 6% ब्याज देना होता है। अगला पॉइंट आता है हमारे पास में कि आपने यदि लोन के बाद उसके पश्चात सारे ही पार्टनर्स को अधिकार होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म की लेखा पुस्तकें देख सकते हैं, जांच सकते हैं। सारे पार्टनर को अधिकार होता है और सारे ही पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल कुछ पॉइंट हैं जो पार्टनरशिप फर्म की जो पार्टनरशिप डीड है उस टाइम एब्सेंस होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रश्न हमारे पास बन सकते हैं। प्रश्न आप नोट कीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न बना, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि किस अनुपात में बांटा जाएगा। साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा, तो उसका आंसर होता है नहीं दिया जाता है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, आहरण पर ब्याज कितना दिया जाएगा, तो नहीं दिया जाएगा। ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी बात आती है कि साझेदारों को रेम्यूनरेशन देना है या नहीं देना है, तो नहीं देना है। तो ये कुछ पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस के कंडीशन में हमने कुछ प्रश्न समझे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उससे पहले एक कैपिटल को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में पूंजी क्या होती है, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए कैपिटल से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं हमारे पास में। पहले इस कैपिटल वाले पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझेंगे। बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। देखो इतना तो आप सब जानते ही हैं कि कोई बिजनेस बिना कैपिटल के चल नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह से एक शरीर में एक आत्मा का काम किया जाता है, आत्मा जिस प्रकार से काम करती है, ठीक इसी प्रकार से बिजनेस में कैपिटल करती है। और आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, पिछले 2 साल से आप पढ़ रहे हो, तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। मुझे ज़्यादा इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करना है। मैं सिर्फ बात आपको इतना ही समझाना चाहूँगा कि एक पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल कैसे इन्वेस्ट की जाती है। मतलब इन्वेस्ट तो कर ही दोगे आप, बस उसे लेखा करने के उद्देश्य से, लेखांकन की कुछ विधियां हैं, आप उसे लिखने के पर्पज से उसे कुछ मेथड्स दे रखे हैं। क्या मेथड्स हैं, हम थोड़ा सा इसको क्लियरली डिस्कस करते हैं और साथ में ये भी समझेंगे कि आपको करना कैसे है। सबसे पहली बात, लेखा करने के उद्देश्य से हमारे पास 2 मेथड हैं, फिक्स मेथड और फ्लैक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड और फ्लैक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड और फ्लैक्चुएटिंग मेथड के अंदर क्या काम करना होता है, फिक्स किसे कहोगे, तो अपने पास 2 मेथड है, फिक्स मेथड एंड फ्लैक्चुएटिंग मेथड। देखिए फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग में काम क्या करना है, कैपिटल तो दोनों ही है, बस एक अकाउंटिंग करने की पर्पज से इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप फिक्स मेथड अप्लाई किया है, फिक्स मेथड अपनाया है, उस टाइम हमारे पास पार्टनर्स से रिलेटेड 2 अकाउंट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट। जब आपने फिक्स कैपिटल मेथड यूज किया है उस टाइम हमारे पास 2 मेथड है, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट का मतलब ये होता है कि इस मेथड में आपको पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स रखना है। मींस आपकी पार्टनर्स कैपिटल बिना किसी, मतलब जनरली 2 ही ऐसे ट्रांजैक्शन है जिससे आपकी पार्टनर्स कैपिटल चेंज हो सकती है। जैसे पैसा लाया है एडिशनल कैपिटल, और कैपिटल विथड्रॉ। यदि आपने पैसा कैपिटल का निकाल दिया है, जैसे देखो एक पार्टनर पैसा लेके आता है, जो भी पार्टनर मतलब कंपनी या फर्म का ओनर, जो ओनर आपकी पार्टनरशिप फर्म में पैसा लेकर आता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। और यदि वो यहाँ से निकाल लेता है, निकालने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। यदि किसी पार्टनर ने, सपोज करो हमारे पास एक ऐसा पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म में पैसा लेके आ रहा है, तो लेके आ रहा है वो तो उसकी हो गई कैपिटल, जो भी पैसा उसने लाया है वो उसकी क्या है, कैपिटल है।
लेकिन यदि उसने वो पैसा निकाला है यहाँ से, यदि वो पैसा निकाल रहा है, देखिए निकाल भी सकता है, और निकालने का उद्देश्य क्या है? पर्सनल यूज है उसका उद्देश्य, अपने लिए उद्देश्य, अपने लिए पैसा निकाल रहा है, खुद के लिए पैसा निकाल रहा है। जैसे ही वो पैसा निकालेगा तो हमारे पास में दो कंडीशन आती है कि वो पैसा कहाँ से निकाला है। उसने ये पैसा कैपिटल से निकाला है या प्रॉफिट से निकाला है। देखिए बेटा, दोनों अलग अलग चीजें होती है। प्रॉफिट अलग है, कैपिटल अलग है। कैपिटल मीन्स उसने जो पैसा लाया था, जैसे मान लीजिए वो एक व्यक्ति है जो 20 लाख रुपए लेके अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। 20 लाख में देखो कैश तो होगी नहीं भाई, 20 लाख की बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनली कैश से नहीं बिजनेस स्टार्ट होता, अदर असेस्ट भी तो होती है साथ में। आपने टोटली 20 लाख के अंदर बिल्डिंग भी बनाया है, फर्नीचर भी लगाया है, स्टॉक भी लाया है, इस तरह से टोटली 20 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है। और वो जो 20 लाख रुपए आपकी कैपिटल है, इन फ्यूचर यदि आपका पार्टनर उस 20 लाख में से कोई निकाल रहा है, 20 लाख में से मतलब स्पेशली उस कैपिटल में से कुछ निकाला है, तब हम उसे कहेंगे कैपिटल विथड्रॉ। उसे क्या बोलोगे? कैपिटल विथड्रॉ। और सेकंड ऑप्शन, आपने उससे प्रॉफिट अर्न किया है, आप उस कैपिटल से हर साल प्रॉफिट कमा रहे हो, पैसा आ रहा है, और उस पैसे में से आपने कुछ पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो वो होता है ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए जो कुछ पैसा निकलता है तो उसे कहते हैं ड्राइंग। तो हम बात कर रहे थे कैपिटल इन्वेस्ट, कैपिटल विथड्रॉ और ड्राइंग को लेकर। जब एक पार्टनर अपना पैसा कैपिटल में से निकालता है तो कैपिटल विथड्रॉ होगा, और यदि प्रॉफिट में से निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। जब आपने पैसा, क्योंकि देखिए आखिर ड्राइंग भी एक पार्टनर से रिलेटेड है और उसका फाइनली एडजस्टमेंट हम कैपिटल के साथ में ही करते हैं। तो एज ए एंट्री करने के पर्पज से यदि हम देखा जाए तो पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट का मीन्स होता है कि यदि आपने पैसा, आपने अपनी कैपिटल केवल इन दो पॉइंट्स से चेंज हुई है, जैसे कि एडिशनल कैपिटल लाया है, जैसे आप एडिशनल कैपिटल लाओगे आपकी कैपिटल बढ़ जाती है, यदि आपने पैसा निकाला है तो कैपिटल कम हो जाती है। तो इन दोनों एडजस्टमेंट को हम पार्टनर्स कैपिटल के साथ करते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब करंट के साथ लेके जाएंगे। जैसे आपका ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, पार्टनर्स रेमुनरेशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, सबको हम एडजस्ट करेंगे वो पार्टनर्स कैपिटल करंट के माध्यम से करेंगे। तो फिक्स मेथड में हमारे पास दो अलग अलग अकाउंट होते हैं पार्टनर्स को लेकर, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर आप, और फ्लैक्चुएटिंग मेथड के अंदर हम जितने भी पार्टनर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो केवल एक ही अकाउंट ओपन करके करते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मीन्स चाहे आपने एडिशनल कैपिटल लाया है, निकाला है, पार्टनर्स से रिलेटेड कोई दूसरे पॉइंट है, सारे हम एक ही अकाउंट में सारे एडजस्ट करते हैं, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जनरली एमसीक्यू में ज़्यादा कुछ बड़ा प्रश्न नहीं रहेगा, छोटे छोटे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं इससे रिलेटेड। जैसे मैं आपको प्रश्न बता दूं, पहला प्रश्न बनता है कि साझेदारों की पूंजी रखने की कितनी विधियां हैं। एमसीक्यू में आपके प्रश्न बन सकते हैं, साझेदारों की पूंजी रखने की कितनी विधियां हैं, 1, 2, 4, जो भी आपके पास में आए। दो मेथड है। सेकंड प्रश्न बन सकता है कि साझेदारों का चालू खाता किस विधि में खोला जाता है। साझेदारों का चालू खाता किस विधि में खोला जाता है, तो पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर। एक प्रश्न बन सकता है कि साझेदारों का जो चालू खाता है उसका कौन सा शेष होता है, बैलेंस कौन सा होता है, तो करंट अकाउंट का कोई फिक्स बैलेंस नहीं होता है, वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो कैपिटल मेथड से रिलेटेड कुछ यही प्रश्न बन सकते हैं, इससे ज़्यादा बनने के कोई चांस नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैसे बनाते हो आप इसको, कब बनाते हो, क्या सिस्टम रहता है इसको बनाने का, इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्नों पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आज की क्लास में हम केवल छोटे प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यू पर डिस्कस कर रहे हैं, हम 1 नंबर के प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा पर्पज यही रहेगा। देखो मैं आपको एक और एग्जाम की स्ट्रेटजी पूरी क्लियर कर लेता हूं कि आप उस पेपर को थोड़ा सा डीप स्टडी करके यदि उसको पढ़ने की कोशिश करते हो। देखो इस बार हमारे पास 36 नंबर के तो छोटे छोटे प्रश्न ही आने वाले हैं। 1 नंबर के 20 प्रश्न हैं, 2 नंबर के 8 प्रश्न हैं। एक सिंपल सा थॉट लेके यदि आप चलते हो कि 1 नंबर के 20 प्रश्न, बेटा 1 नंबर मतलब कितना आंसर हो सकता है, एक शब्द एक लाइन। एमसीक्यू में तो एक वर्ड ही होता है, और वेरी शॉर्ट टाइप में एक लाइन से बड़ा कोई आंसर नहीं होगा है। तो कहने का मतलब है आसान स्टडी है,
सॉफ्ट स्टडी है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आराम से आपके 36 मार्क्स लेके आ सकते हो इन छोटे छोटे प्रश्नों से। तो फिलहाल हम इन प्रश्नों पर ही डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे लिए एक रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। कम मेहनत, अच्छे मार्क्स। बात करते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन इस टॉपिक का मेजर पॉइंट है आपको लेकर, जहां बड़ा सवाल भी बन सकता है, लेकिन फिलहाल हम छोटा प्रश्न देखेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। देखिए, पहला ही प्रश्न, ये खाता कब बनता है? तो पहला प्रश्न ही हमारे सामने ये आता है कि व्हेन द पीएनएल एप्रोप्रिएशन इज क्रिएटेड, या कब हम बना सकते हैं। तो जैसे ही लाभ हानि खाता बन जाता है, देखिए एक पार्टनरशिप फर्म हो या सोल प्रोप्राइटर कंपनी, हर एक बिजनेस का पर्पज रहता है अर्निंग टू प्रॉफिट, और कितना प्रॉफिट अर्न किया वो हम एट द फाइनल अकाउंट बनाने पर ही पता चलेगा। जैसे ही आपने फाइनल अकाउंट बना लिया है, लाभ हानि खाता बन गया है, लाभ हानि खाता बनने के बाद आपके पास कितना प्रॉफिट बचा है, उस प्रॉफिट को लेकर ही हम इस अकाउंट को तैयार करेंगे। देखिए, यदि आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटर होता, एक अकेला व्यक्ति इस बिजनेस को चलाने वाला होता, उस कंडीशन में जितना आपने पीएनएल अकाउंट बना के प्रॉफिट अर्न किया है वो खुद ही रखता है, उसे किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं। पार्टनरशिप फर्म आप जानते हो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 व्यक्ति काम करते हैं। अब आपके पास मान लेते हैं 3 पार्टनर भी हैं, 4 हैं, 10 है, 20 है, 50 है, तो जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया उस प्रॉफिट को शेयर करना होता है, बांटना पड़ता है उन सारे पार्टनर्स के बीच में। तो कौन से पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा, उसके लिए हमें ये अकाउंट बनाना पड़ता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन कब बनता है? तो एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाभ हानि निकालने के बाद, जैसे ही साल पूरा हो जाता है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर दिया है, उसके बाद हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना होगा। सेकंड पॉइंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन हम क्यों बनाते हैं? जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल ही दिया है, तो हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने की कहाँ आवश्यकता पड़ती है? हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बना रहे हैं? हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत हमें उस स्थान पर पड़ती है कि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है, देखिए एक अकेला व्यक्ति हो तब तो सारा पैसा खुद ही लेके जाएगा, लेकिन यहाँ तो अकेला नहीं है, या तो नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा है, तो उन पार्टनर्स में ये प्रॉफिट को शेयर करना पड़ता है, उस प्रॉफिट को उन सारे पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा, और बांटने के लिए हम इस अकाउंट को बनाते हैं। तो इसका छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, या इस अकाउंट को बनाने का पर्पज होता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हो? क्योंकि साझेदारों में लाभ हानि को बांटा जाएगा, या साझेदारों में लाभ हानि को बांटने के लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो 2 पॉइंट हमारे सामने क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट आता है हाउ टू क्रिएट द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैसे बनता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को लिखा जाता है, कैसे लिखना है। वैसे तो आप इस अकाउंट के बारे में जानते हो, समझते हो, लेकिन फिर भी एक बार हम एज ए रिवाइज उन चीज़ों पर थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ रखी हैं, ताकि हमें क्विकली याद आ जाए, और इसके रिलेटेड हम प्रश्नों को भी फिर से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि सिंपल सा सिस्टम है, प्रॉफिट एंड लॉस को ही शेयर करना है, उन्हीं को बांटना है, तो पहले इसमें हमको ट्रांसफर करना होगा। जैसे ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर जो प्रॉफिट निकाला है, जो प्रॉफिट हमें मिला है, उसे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने के लिए हम एंट्री करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस। एक सिंपल सा थॉट है, नेट लॉस है तो आप डेबिट साइड में ट्रांसफर करोगे, नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में है। नेट लॉस की कंडीशन में आपने क्रेडिट डेबिट साइड में लिखा, नेट प्रॉफिट है तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, अब इसके बाद में क्या आएगा? देखिए रेमुनरेशन, प्रॉफिट तो हमारे पास में आ गया। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमने पीएनएल अकाउंट में नहीं आते। हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन एंड पीएनएल अकाउंट। कुछ फर्क है इन दोनों के अंदर। सबसे पहला फर्क यही होता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए बनाया जाता है, बट पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। एक्चुअली लाभ हानि निकालने के लिए हमको पीएनएल अकाउंट ही बनाना पड़ेगा।
तो कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है, कुछ ऐसे आइटम्स होती है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आती है बट पीएनएल में नहीं आती है। वो कौन कौन सी है? तो पीएनएल में आने वाली आइटम्स, पीएनएल के अंदर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि लाभ हानि खाते में लिखे जाने वाली वो सारी मदें जिसको फर्म को पे करना पड़ता है, कंपलसरी आपको पब्लिक को पे करना होगा, आउटसाइडर पर्सन को पे करना ही पड़ेगा, उसे बोलते हैं पीएनएल अकाउंट में आने वाली आइटम्स है। हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि वो सारी मदें जिनसे लाभ हानि पर प्रभाव पड़ता है, हम लाभ हानि खाते में उन्हीं मदों को लिखा जाता है जिसका प्रभाव लाभों पर पड़ता है, मतलब वो होने से प्रॉफिट बढ़ेंगे या कम होंगे, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। वो सारी आइटम जिनको लिखने से लाभ बढ़ेगा या घटेगा, एक्चुअली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, उन सारी चीजों को हमको पीएनएल अकाउंट में लिखना है, बाकी को नहीं लिखा जाता है। जैसे कुछ चीजें ऐसी है जो पार्टनर्स से रिलेटेड है, पार्टनर्स को यदि आपने सैलरी दे भी दी है तो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट ज्यादा कम नहीं होगा, कि एटलीस्ट जिस पार्टनर को मिलने वाला है आखिर उसी को वो प्रॉफिट जाएगा, चाहे आप सैलरी दो या ना दो। तो कहने का मतलब हमारा ये रहता है कि हमारे पास उन सारी आइटम्स को थोड़ा सा डिस्कस करना है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आती है बट पीएनएल अकाउंट में नहीं आती है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस है बट पार्टनर्स के लिए इनकम है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है, इसके अलावा पार्टनर सैलरी है, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इसके अलावा कुछ पैसा आपका रिजर्व में डालना है तो रिजर्व लिख सकते हो, और टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट। ये देखिए एक छोटा सा फॉर्मेट है हमारे पास में, इस फॉर्मेट को लेकर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, पार्टनर सैलरी आ जाएगी, पार्टनर्स कमीशन आ जाएगा, और उसके बाद में आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है। यदि फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट आएगा, और यदि आपका फ्लैक्चुएटिंग है तो कैपिटल आएगा। ये तो चलिए छोटा सा पॉइंट था, एक फॉर्मेट था जो हमने समझ लिया। बात करते हैं हम आगे की, जो एमसीक्यू को लेकर हम बात करेंगे, जो इस टॉपिक में हमारा तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, क्या जनरल एंट्री की जाती है, क्या इसका कैलकुलेशन किया जाता है, बहुत सारी पॉइंट हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर, बहुत सारे पॉइंट हैं। उन सारे ही पॉइंटों को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा आप लोग, सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इसमें न केवल एक कैलकुलेशन करनी है, साथ में आपको इससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्न भी ध्यान रखने हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहला ही प्रश्न आता है ये क्या होता है, तो ये इनकम होती है। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होती है, आय। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, आपको दिख जाएगा, आय, आय होती है। सेकंड पॉइंट, एंट्री की बात करते हैं तो एंट्री होती है इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये देखिए पार्टनर्स के लिए इनका एक्सपेंसेस है, फर्म के लिए इनकम है, तो हम एंट्री करते हैं इसके लिए, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और सेकेंड एंट्री इसकी रहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। दो अलग अलग एंट्री आ गई अपने पास में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। दो अलग अलग एंट्रियां हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने से रिलेटेड, फिलहाल हम आज इसकी कैलकुलेशन नहीं समझेंगे, सिर्फ छोटे छोटे कुछ प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपका पहला पॉइंट आता है आहरण पर ब्याज।
संबंधित कितनी विधियां हैं? जनरली हमारे पास 3 अलग अलग विधियां हैं। मैं कुछ प्रश्न बता रहा हूं, उनको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा कि पूंजी पर ब्याज आहरण पर ब्याज की गणना के लिए कितनी विधियां हैं? तो 3। ठीक। दूसरा पॉइंट, आहरण पर ब्याज पर निश्चित समय नहीं दिया गया है। यदि आपको प्रश्न नहीं दिया, समय नहीं दिया हुआ है कि आपने ड्राइंग कितने टाइम पहले किया है, कब किया है, तो आप एवरेज कितने महीने का ब्याज लगाते हो? 6 महीने का। तो एक सिंपल सा प्रश्न है, जब आहरण पर ब्याज का समय नहीं हो तो कितने माह का ब्याज लगेगा? 6 महीने का। उसके अलावा यदि आप कंटिन्यू ड्राइंग कर रहे हो तो यहाँ पे एवरेज मेथड लगता है, और एवरेज मेथड के अंदर यदि प्रत्येक माह के प्रारंभ में, स्टार्ट में यदि आपने ड्राइंग किया है तो 6.5 महीने, बीच वाले में किया, मध्य में किया है तो 6 महीने, और अंत में किया है तो 5.5 महीने। ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आप देखोगे। मैं उम्मीद और आशा रखता हूँ कि आपको आज की क्लास से कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। इससे अगली क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गारंटी, पास्ट एडजस्टमेंट के एमसीक्यू करेंगे। देखिए बेटा, मैं एक बार फिर क्लियर कर लेता हूँ, हमने इस टॉपिक में से इस टॉपिक को क्लियर नहीं किया है। हम जो स्टडी करेंगे, जो रिवीजन करेंगे, इस बार का रिवीजन हमारा ये रहेगा, हम एज ए पैटर्न करेंगे। फिलहाल हम एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अभी हमने इस टॉपिक को लेकर एक ओवरकम समझाया है, ओनली टॉपिक को समझाया है, छोटे छोटे सवालों को हल करने बाकी हैं। फिलहाल यहाँ तक कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन हमने दी है। आप इस टॉपिक को देखो, मैं आपको पढ़ने का एक और अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आप इस टॉपिक को अपने पास जो भी आपकी बुक है, जो भी बुक है, उस बुक को एक बार आप जरूर रीडिंग लगाइए। देखिए, अकाउंट ऐसे सब्जेक्ट को रटा नहीं जाता है, उसे एक बार रीडिंग लगाना पड़ेगा। जितनी बार आप रीडिंग लगाओगे उतना आपके लिए आसान हो जाता है उस चीज को समझना है। तो आज से एक आप सिस्टम बना लीजिए कि आपको जितना हमने पढ़ा लिया है उसको एक बार रीडिंग लगाइए। उसके अलावा इससे रिलेटेड हमें जितने छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, कल से हम एक छोटा सा टेस्ट भी रखेंगे, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। आपको कमेंट में अपना आंसर देना होगा। जो भी हम प्रश्न आपके सामने रखेंगे उसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होगा। चाहे हम छोटे प्रश्न लेके आएंगे, फिलहाल हम छोटे छोटे प्रश्नों पर ही डिस्कस करेंगे। तो आपसे यही उम्मीद और आशा रखता हूँ कि आपको इस टॉपिक से कुछ हद तक समझ में आया होगा। साथ में एक छोटी सी जानकारी या छोटी सी सीख जरूर देना चाहूँगा, या हम कह सकते हैं कि छोटी सी एडवाइस है कि वैश्विक महामारी चल रही है, घर में रहना है, जहाँ तक संभव हो लोगों से दूरी बनाए रखनी है। खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, मास्क को एक अपने जीवन का आधार बना लीजिए। कह सकते हैं हम कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ रख लीजिए कि अपने आप में मास्क के बिना हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। पहली कोशिश तो निकलना ही नहीं है, और निकल भी रहे हो तो मास्क बहुत ही आवश्यक है। बाहर जैसे ही आप घर से बाहर से घर आ रहे हो, हाथ धोने हैं, मतलब अपनी सेफ्टी पूरी आपको रखनी है। अच्छे से स्टडी कीजिए, रेगुलर क्लास रहेगी, रेगुलर हम लाइव भी आएंगे, और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी आपसे जरूर जुड़े रहेंगे। और भी कोई समस्या है, किसी और टॉपिक को लेकर भी है, आप हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।